इसमें शामिल होने का घोषणा करेंगे। आदरणीय लालचंद आदिवासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित संदेश पार्टी, नई दिल्ली। एक पूरा पढ़ दीजिए, किसी को पढ़ दो, लिखना पढ़ दो। जय मूल निवासी शोषित संदेश, जय मूल निवासी सभी को मंच पर पदाधिकारी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शोषित संदेश पार्टी बहुजन मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर के और 52 मेश्राम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सेवा में श्रीमान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय 52 मेश्राम साहब आपके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल होकर महा आंदोलन सफल बनाने के लिए शोषित संदेश पार्टी तन मन धन से समर्थन करना चाहती है। अतः हमें भरोसा व विश्वास है कि आप हमारी सहमति को स्वीकार करेंगे। जो माटी और बेटी की रक्षा कर न सके वह सरकार हमारी नहीं है, जो सरकार हमारी नहीं है वह सरकार बदलनी है। धन्यवाद। आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। बोल 85, बोल 85, बोल 85। धन्यवाद साथियों। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि जो साथी राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधि फंड अगर देना चाहते हैं व्यक्तिगत, तो वो यहां पर आकर के अपना नाम लिस्ट लिखवा दें और समापन भाषण के बाद उनका निधि लिया जाएगा। अब मैं इस कार्यक्रम के समापनी भाषण के लिए आदरणीय 52 मेश्राम साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापनी भाषण करेंगे। आदरणीय 52 मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, नई दिल्ली। आप लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। बोल 85, बोल 85। धन्यवाद सर। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आज की ये महारैली आयोजित की गई है जौनपुर में। तो ऐसी 18 रैलियां उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में होने वाली है और 18 मंडलों में जो श्रृंखलाबद्ध महारैलियों का आयोजन किया गया है, उसी श्रृंखला में से आज जौनपुर की ये महारैली आयोजित है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये नया नाम है और इस नए नाम को थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। तो समझाने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस देश में कांग्रेस के द्वारा
2004 में और 2009 में सरकार बनाई गई और ये सरकार यूपीए की थी। यूपीए कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने इसे बनाया था। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यू फॉर यूनाइटेड, पी फॉर प्रोग्रेसिव और ए फॉर अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी सरकार 2004 और 2009 में बनाई गई। तो ये यूपीए जो थी सरकार, तो ये यूपीए एक महागठबंधन था लगभग 24 पार्टियों का। उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने और लाल कृष्ण आडवाणी ने एनडीए बनाया था। एनडीए का मतलब है एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेमोक्रेटिक, ए फॉर अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भी महागठबंधन था। अब कांग्रेस को भी ऐसे लगता है कि वो अकेले देश पर राज नहीं कर सकती। अभी भाजपा को भी लगता है कि हम अकेले सरकार नहीं बना सकते। ऐसा उनको क्यों लगता है? तो इस देश में 78 में जब बामसेफ नाम का संगठन बनाया, तब से लेकर अब तक लगातार जागृति का महाअभियान देश में चल रहा है। और इस जागृति के महाअभियान की वजह से कांग्रेस को केवल अपने बल पर सरकार बनाना संभव नहीं हो रहा है और बीजेपी को अपने बल पर सरकार बनाना संभव नहीं हो रहा है। वैसे तो बीजेपी को 303 सीटें मिली, 272 चाहिए था, मगर ये 272 वोट से सरकार बहुमत में आती है, मगर उन्होंने एनडीए के नाम पर चुनाव लड़कर ये 303 सीटें जीती। उनको यकीन नहीं है कि अकेले बलबूते पर हम बहुमत हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखो, ये बात आप लोगों को राजनीतिक रूप से समझना बहुत जरूरी है कि 78 के बाद इस देश में जो जागृति का महाअभियान चलाया गया, इस जागृति के महाअभियान की वजह से उत्तर प्रदेश में बामसेफ के महाजागरण का नतीजा था कि काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। उस समय केवल 13 स्टेट में और 140 जिलों में बामसेफ थी, केवल 13 स्टेट में 140 जिलों में। अब 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में अब यह संगठन फैल गया है। और ये महाजागरण
राष्ट्रव्यापी हो गया है और इस राष्ट्रव्यापी महाजागरण की वजह से न एनडीए को यकीन है न यूपीए को यकीन है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने एनडीए बीजेपी ने बनाया, यूपीए कांग्रेस ने बनाया। हमारे लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मनुवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 जातियां शेड्यूल कास्ट की है, 801 आदिवासी के टुकड़े हैं और 3743 ओबीसी के हैं। ये गिनती कर लो, 6247 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा। उसके पहले, ये बांटने के पहले चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट बृहदत्त मौर्य तक हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया और उस समय ये देश की सीमा में अफगानिस्तान शामिल था। नक्शा देख लो, अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी। और जब सम्राट बृहदत्त मौर्य को पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की, वो अल्प उम्र का था, अल्प उम्र का होने की वजह से हत्या की। इसके बावजूद भी पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग राजगद्दी पर बैठ नहीं पाया। पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र से भागकर अयोध्या आया। उत्तर प्रदेश के अभ्यासक्रम में यह इतिहास है, कल्पना नहीं है। ये इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। ये इतिहास पढ़ाया जाता है यूपी में, योगी के यूपी में पढ़ाया जाता है। रामायण में बताते हैं अयोध्या का राजा राम था। ये तो कल्पना में है, रामायण कल्पना में लिखा, मगर इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। पढ़ लो ठीक से इतिहास। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसी है, ऐसा लिखा हुआ है। आप जाकर देख लो, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसी नहीं है, घाघरा नदी के किनारे पर बसी है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, यूपी का नहीं हूं। जरा जाके देख लो, जब मैंने महाराष्ट्र में भाषण किया कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसी है, ऐसा रामायण में लिखा है, जमीन पर घाघरा बहती है। बोल लो, जाके देखो। तो पंडितों का डेलीगेशन जाकर मिला योगी को। वामन मेश्राम ने रामायण को झूठा साबित कर दिया सबूत के साथ। अब क्या करें, लिखा हो। और वामन मेश्राम के पास ओरिजिनल कॉपी वाल्मीकि की है, अब उसमें बदल भी नहीं कर सकते। उसने दोनों कॉपी लेकर रखता है, वो नई कॉपी भी रखता है, पुरानी भी रखता है, क्या बदल किया वो भी रखता है। सारी चालाकियां हमारी पकड़ लिया है। योगी ने कहा चिंता मत करो पंडित जी, मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास करता हूं कि आज से इस नदी का नाम सरयू होगा। पहले घाघरा था, अब सरयू होगा। लिखा रेजोल्यूशन में, लिखा पहले सरयू था
अब घाघरा होगा। हो गया सबूत, दोबारा सबूत हो गया। पहले घाघरा था, अब शरयू हो गया। वो रिजोल्यूशन में भी मेरी ही बात सही है। पहले शरयू घाघरा था, अब शरयू होगा। रिजोल्यूशन भी ठीक से बनाना नहीं आता, उसमें भी लिख दिया। कुछ दिन बाद मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेकर जा रहा था, रिजोल्यूशन में तो शरयू हो गया, मगर जो पट्टी ले गई हुई थी नदी के किनारे, उसमें घाघरा ही था। मैंने कहा फोटो निकालो निकालो, वो भी फोटो निकाल के रख दिया। क्योंकि जब फोटो मोबाइल में निकाला जाता है तो उसमें तारीख और टाइम भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी है। तो शुंग ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या तो की, मगर गादी पर बैठ नहीं पाया, गद्दी पर बैठ नहीं पाया, वहां से भागना पड़ा। वहां के निष्ठावान लोगों ने उसको वहां से भगाया और फैजाबाद के पास सात किलोमीटर अंतर पर अयोध्या बसाया। तो हमारे पुरखे थे उस समय सम्राट बृहद्रथ मौर्य, तो अफगानिस्तान तक, ब्रह्मदेश तक, ये सारा भारत था। देखो पुराना नक्शा देखो। जब पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की, उसके बाद वर्तमान भारत का छोटा नक्शा तैयार हो गया। इतना बड़ा भूभाग भारत से बाहर चला गया। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो देशद्रोह किया गया, वो देशद्रोह की वजह से ये भारत का छोटा नक्शा तैयार हो गया। इस इतिहास पर पर्दा डालने के लिए ब्राह्मण प्रतिदिन राष्ट्रवाद 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 का प्रतिबंधा करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो ये ब्राह्मण प्रचारवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग नहीं है, प्रचारवादी। उनको ऐसा लगता है डेली प्रचार करने से लोगों के दिमाग पर वही बात छा जाती है, जो सच्चाई है वो पर्दे के पीछे चली जाती है। कुछ हद तक बात सही है, मगर वो प्रचार वामन में श्याम पर असर नहीं करता। तो हमारे पुरखों ने ये विशाल देश बनाया था। उस समय 6247 टुकड़े नहीं थे। उस समय तो बुद्ध का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज है और धर्म है, वो हमारे पुरखे मानते थे। इतिहास देख लो। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ऐतिहासिक बातें कह रहा हूं। जब सारे बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट थे, उनको ब्राह्मणों ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद 6247 टुकड़ों में बांटा। इतने टुकड़ों में बांटा। मैं उन टुकड़ों को जोड़ने में लगा हुआ। उन्होंने बांटा, मैं उन टुकड़ों को जोड़ने में लगा हुआ हूं। पिछले 45 साल से 19 साल की उम्र से अभी 64 साल पूरा हो गया, 65वां साल लग गया है। इतने साल से ये इतना बड़ा विशाल संगठन, जिसमें 2500 से ज्यादा जाति के टुकड़े हम जोड़ चुके हैं। शेड्यूल कास्ट के टुकड़े जोड़ चुके हैं, शेड्यूल ट्राइब के टुकड़े जोड़ चुके हैं, नॉमिडिक ट्राइब के टुकड़े जोड़ चुके हैं, ओबीसी एमबीसी के टुकड़े जोड़ चुके हैं, ओबीसी के टुकड़े जोड़ चुके हैं। और इनसे धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट,
जैन, लिंगायत, इनके भी टुकड़े जोड़ चुका हो। ये सारे लोग आज सारे देश भर में विशाल आंदोलन में, विशाल संगठन में जोड़ चुका हूं। और अभी केवल मेरी उम्र 65 है, अडवाणी की 96 है। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया था कि नहीं, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं ही बनूंगा, तब अडवाणी की उम्र 89 थी। अब मेरी 65 ही है। 89 में चुनौती दिया था और 20 साल तक मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। 20 साल तक कोई चिंता नहीं है। 20 साल मिलाने के बाद भी 84 ही होगा, 89 नहीं होगा। और 20 साल में ये मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य होगा। अच्छा, तो आप लोगों को रामनाथ सत्य समझ में आ रहा है। बहुत सालों से समझा रहा, बहुत सालों समझा रहा हूं, मगर हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरह से साथियों 10 साल में हम आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा विशाल संगठन हमने बनाया। 5 मार्च 2020 को 13 पॉइंट रोस्टर SC ST OBC का खत्म करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए, जो उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया था, 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके हमने भारत बंद करवाया। और भारत बंद करने के बाद बहुत बड़ा भारत बंद हो गया। भारत बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना आंकड़ू है, कितना आंकड़ू है। साल भर से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, तब भी नहीं माना, साल भर रहना पड़ा। हमने तो एक ही बार भारत बंद किया तो संविधान में संशोधन करना पड़ा, एक ही झटके में। 840 के करंट का झटका था। ये जो नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा आंकड़ू है। मैं देहाती आदमी हूं, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। पता है, हम देहाती आदमी है। देहाती किताब की बात नहीं बोल रहे। मरा हुआ आदमी साला बहुत अकड़ता है। बोलता है अरे तेल लगाओ, नहीं तो घी लगाओ, नहीं तो साला जे सीढ़ी पर बांधेंगे वही साला खड़ा हो जाएगा। ऐसा नरम रहना चाहिए, लंबा पैर रहना चाहिए। देहाती आदमी आप किताबी बात नहीं बोल रहे, अनुभव की बोल रहे हैं। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। हमने 840 का करंट लगा के सीधा कर दिया, एकदम सीधा कर दिया। इतना बड़ा भारत बंद करवाया। दूसरी बार 29 जनवरी 2020 को सीएए के मुद्दे पर भारत बंद करवाया। जिस सीएए के ऊपर 19,48,000 लोगों को आसाम में नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। उसका दूसरा अर्थ क्या है?
तुमको भारत के भूमि पर झोपड़ी बनाने का भी अधिकार नहीं। झोपड़ी, घर तो बहुत दूर की बात है, झोपड़ी बनाने का भी अधिकार नहीं। अगर बना लिया तो वो सरकार में जमा हो गया, जमीन ले लिया सरकार में जमा हो गया, संपदा बना लिया तो सरकार में जमा हो गया सारा कुछ, और तुम जेल में डाल दिया गया। 19,48,000 लोगों को आसाम में ऐसा किया। और क्या आंदोलन चला वहां पर? बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया। लोगों को लगा बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान रहे होंगे, बांग्लादेशी मुसलमान रहे होंगे, इसलिए तो घुसपैठी कह रहे थे। तुम्हारे लोगों ने आंदोलन चलाया, SC ST OBC जो आसाम के थे उन्होंने भी साथ दिया RSS BJP को। और जब लिस्ट बनाई तो 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान और 14,48,000 SC ST OBC, इतनों को निकाल दिया। जब निकाला तब हमारे लोग चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा। किसी ने कहा एक ही आदमी बचा सकता है आपको। हाँ, कौन? कहा कि वो बहुत दूर रहता है। कितना भी दूर रहने दो, कौन है? कहा वामन मिश्रा, वही बचा सकता है। कहा बुलाओ, तो हमको आसाम में बुलाया। असम बहुत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बांग्लादेश के उधर बॉर्डर पर है, बांग्लादेश के सीमा और वो लगा हुआ है। गए तो हमने पूछा, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तो कहा, SC ST OBC ने कहा हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। हमारे लोगों ने हमें कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा था तो हम भी उसमें शामिल थे, उस आंदोलन में हम भी शामिल थे। तो हमने दूसरा सवाल पूछा, अब क्या हुआ? कहा हमको ही निकाल दिया, हमारा ही समर्थन लिया और हमको ही भारत से निकाल दिया। अब कहां जा, कौन बचाएगा? इसलिए आपके पास आए, बताइए क्या करें? कहा कि चिंता मत करो, जो भी कागज है मुझे दे दो, इस मुद्दे पर भारत बंद मैं करूंगा। आसाम के बाहर जो पूरा भारत है वो भारत मैं बंद करूंगा। भारत बंद किया, नहीं तो डेली नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली कहते थे सीए। सारे एक दिन 10-10 खबरें अखबार में आती थी सीए। और जब हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद करवा दिया, दूसरे दिन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीए बोलना बंद कर दिया। अब सीए, अब हम बोल रहे सीए, अब वो बंद है, अब वो बोलना बंद कर दिए और उनकी बोलती हमने बंद कर दी। जब हमने भारत बंद किया तो दिल्ली में RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग बैठे और मंथन करने लगे, कहने लगे कि सीए तो वामन मेश्राम का मुद्दा नहीं था, वामन मेश्राम का मुद्दा तो आरक्षण था, सीए तो हमारा मुद्दा था। हमने वामन मेश्राम को तैयार रेडीमेड बना करके दिया, तस्तरी में परोस कर दिया, पंच पकवान की तरह पका कर दिया और फिर उसको आधार बनाकर वामन मेश्राम ने भारत बंद किया। तो सारे देश के मुसलमानों ने भी भर भरा कर साथ सहयोग दिया कि हम लोग
डेली 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 SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों से भिड़ाते हैं। डेली हमारा एक गेम चल रहा है, डेली का गेम। RSS BJP विश्व हिंदू परिषद का गेम जानते हो? वो कबड्डी नहीं खेलते, ये हमारा भारत का खेल। वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो इंग्लैंड का खेल। वो हॉकी नहीं खेलते, वो कौन सा खेल खेलते हैं? RSS BJP विश्व हिंदू परिषद वाले SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। ये RSS विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का नेशनल गेम है, नया गेम है। किसी को पता नहीं है गेम, ये गेम है, एक खेल है। और ये खेल वही खेलते रहते हैं। और इसी के तहत उन्होंने CAA को लाया और अमित शाह ने संसद में घोषित किया था सारे देश भर लागू करेंगे। जब हमने भारत बंद किया CAA के विरोध में, तो विरोधी पार्टी के लोगों ने अमित शाह को संसद में पूछा कि वो जो CAA तुम भारत भर में लागू करने वाले थे, तो तैयारी कहां तक आ गई है लागू करने की? शाह को संसद में अपोजिशन वालों ने पूछा, ये तैयारी कहां तक आ गई है? तो अमित शाह को बड़ी शर्म लगी, साला मैंने ही घोषित किया था संसद में, अब मैं कौन से मुंह से कहूं, मेरे पास तो मुंह भी नहीं है कहने का। तो उसने स्टेट मिनिस्टर किशन रेड्डी, होम मिनिस्टर था राज्य, स्टेट मिनिस्टर, उसको बुलाया और कान में कहा कि मुझे तो बड़ी शर्म लग रही है, ऐसा कर तू बोल दे। तो उसने भी बोला क्या बोले? बोल दे कि सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया। अपोजिशन पार्टी ने पूछा कब तक CAA लागू करोगे? तो किशन रेड्डी ने कहा सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है। क्यों नहीं किया विचार? क्योंकि विचार करेंगे तो फिर वामन मेश्राम भारत बंद कर देगा। अब तो थोड़ा बहुत मुसलमान और SC ST इकट्ठा आ गए, दोबारा भारत बंद हो गया तो सारा एकदम ऐसा जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे गांव गांव में, जिले जिले में, तहसील तहसील में। तो हम लोगों को चटनी बनाकर नाश्ते में खा लेंगे, डकार भी नहीं देंगे, साले आवाज भी नहीं निकालेंगे और पता भी नहीं चलेगा कहां गायब हो गए। इसलिए तब से CAA का नाम लेना बंद कर दिए। इतना विशाल संगठन हमने अभी बनाया है, 45 साल जिंदगी के लगाकर, ये जिंदगी चली गई इसी में। इतना विशाल संगठन बनाया और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। आप बोलेंगे क्यों? हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगार हैं। हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, योगी ने और मोदी ने कोई रोजगार तो दिया नहीं है। हम छोटे मोटे बेरोजगार नहीं है, राष्ट्रीय बेरोजगार। तो 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और भारत में कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम ने चलाया हुआ आंदोलन हमारे फायदे में, हमारे हक में है। ऐसा सबको मालूम हो जाएगा और जब सबको मालूम हो जाएगा तो कोई भी आदमी हमारे आंदोलन से दूर नहीं रहेगा, हमारे साथ जुड़ जाएगा।
ये केवल 10 साल की बात है और इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि 20 साल में हम मनोवाद का, ब्राह्मणवाद का, राम नाम सत्य करते हैं। तो इस तरह से ईसा इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है, इसी वजह से इतना महारैली जो है आज हो रही है। तो इसलिए साथियों, इस आंदोलन के बदौलत आज हम लोगों ने जब 31 पार्टियों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया, जैसे एनडीए बीजेपी ने बनाया, जैसे यूपीए कांग्रेस ने बनाया, वैसे हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। जब बनाया था 31 पार्टी थी, कल तक 36 हो गई थी, अभी यहां आकर पता चला 37 हो गई है। इधर है भाई हमारा भाई, हाँ, ये भी 37 नंबर में आ गया। और मेरठ से टेलीफोन आ रहा था दिन भर में कि हमारे पास भी और भी कुछ लोग है और 2 प्रतापगढ़ में भी है। तो ये आजमगढ़ जाते जाते, गोरखपुर जाते जाते योगी के 40 हो जाएंगे। आजमगढ़ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का महागठबंधन ये धीरे 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 अब यूपी में बढ़ रहा है और 2024 तक राष्ट्रीय स्तर का, सारे देश के जो छोटे मध्यम राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जितने संगठन हैं, वो सारे के सारे जो है इस परिवर्तन महायात्रा में शामिल हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के गैर राजनीतिक 10,000 संगठन, अभी हमने लोगों को लगाया, प्रोफेसर साहब, 10,000 गैर राजनीतिक संगठन को भी जोड़ रहे ना, ये तो राजनीतिक हो गया। 10,000 इसके लिए भी लगाया हुआ है, 10,000 सामाजिक संगठन, वो भी इस परिवर्तन यात्रा में अभी जुड़ेंगे, वो भी चुनाव में लगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जिन मुद्दों पर लड़ रहे हैं अकेले कामयाब होने वाले नहीं है। और हमारा बाकायदा इतना विशाल संगठन बन गया है, फिर भी हम हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने में और इकट्ठा जोड़ने में लगे हुए हैं। केवल लोगों को नहीं, संगठनों को भी समेटने में लगे हुए हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आया तो मुझे बड़ी अजीब जानकारी मिली कि बहुजन समाज का क्या मतलब है। तो कहा शेड्यूल कास्ट, बहुजन समाज शेड्यूल कास्ट। अरे तो यूपी में केवल शेड्यूल कास्ट 21% है, 21% बहुजन कैसे होगा? 21% से थोड़ी बहुजन होता है। 79% बाहर है और 21% बहुजन कैसे हो गया? ये तो बड़ी अजीब किस्म की बात यूपी में हमको सुनने को मिली। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं बहुजन शब्द का क्या अर्थ है। बहुजन का अर्थ है जिसमें शेड्यूल कास्ट शामिल है, जिसमें मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शामिल है, जिसमें एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शामिल है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब आदिवासी शामिल है, जिसमें नॉमिडिक ट्राइब शामिल है, जिसमें एमबीसी शामिल है, जिसमें ओबीसी शामिल है, और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत शामिल है। इतने सारे लोगों को मिलकर बहुजन शब्द बनता है।
बुद्ध ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा था, वो केवल शेड्यूल कास्ट नहीं था न। बुद्ध के समय में कोई शेड्यूल कास्ट था? बुद्ध के समय में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था। ये तो ब्राह्मणवाद जब बढ़ा तब टचेबल अनटचेबल ये मामला सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद कुछ लोगों को टचेबल और कुछ को अनटचेबल बनाया। इतिहास पढ़ने की जरूरत है, कौन सी चीज कब आई। इसलिए साथियों, आज ये बातें हम लोगों को समझने की जरूरत है। 6247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, हम सारे मिलकर बहुजन बनते हैं और इनकी लड़ाई और इनके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण का संकल्प बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है। पढ़ ले, ठीक से पढ़ लेना, लिखा हुआ लिखित है। उसे लक्ष्य मानकर संविधान का प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पहला लक्ष्य बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब मैंने राजनीति के मैदान में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। जब 31 पार्टी के लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि आपके नेतृत्व में हम लड़ना चाहते हैं, मैंने कहा मैं तो कोई राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। नहीं कहा कि नहीं आपके नेतृत्व में लड़ना चाहते। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम मैदान में तो लड़ ही रहे हैं, अब राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार किए बगैर राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। और राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? तो हमें हमारे समाज, बहुजन समाज को शासन करती जमात बनाना है। वामन मेश्राम को एमएलए एमपी नहीं बनना है, वामन मेश्राम को सांसद विधायक नहीं बनना है। ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आप लोगों को बड़ी चीज लगती है, मेरे लिए छोटी छोटी चीज है। जब हम हमारे समाज को शासन करता जमात देखेंगे तब हम संतुष्ट होंगे। अब हमारा, तब हमें खुशी होगी। इस एक आदमी को एमएलए बनाना, एक मायावती को हमने बनाया, देखा उसकी हालत क्या है। जब आदमी नालायकी करेगा तो हालत तो खराब होगी ही। मायावती जैसा नालायकी इस आंदोलन में, इतना हमारा समर्थन था भाई, नालायकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने कब एमएलए एमपी बनने के लिए बहन जी हमको साथ दो कहा? नहीं, हम दे रहे थे, मिशन था, मकसद था। तो इसलिए उसकी दुर्दशा है। यहां एक एक आदमी बैठा हुआ कल बीएसपी का ठप्पा मारता था, इतना भी है, अब उधर नहीं जा रहा, इधर आ रहा। केवल यही नहीं, छोटे मध्यम और स्टेट लेवल के दल, राष्ट्रीय स्तर के दल भी आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से आने वाले समय में हमारे समाज को, बहुजन समाज को शासन करने वाली जमात बनाने का लक्ष्य बनाकर हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मोदी और योगी डेली विकास की बात करते, मोदी और योगी डेली विकास विकास
विकास विकास, डेली विकास विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए यूपी में। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। देखा कितना विकास किया। हमारे लोगों को मैंने पूछा, वो एरोप्लेन में बैठे? कहा कि नहीं, बैठे नहीं है, आंगन से ऐसा देखते हैं कि हाँ जा रहा है, डेली एरोप्लेन जा रहा है। बैठने के लिए कोनो जगह नहीं हमारे लोगों को। सब विकास, नरेंद्र मोदी का विकास बता रहा हूं। साले बैठने के लिए भी आंगन में आकर हमारा आदमी देखता, हाँ जा रहा है। कल मैंने मास्टर को पूछा, तेरे को कितना सैलरी है? कहा 80,000। बैठे क्या? नहीं, नहीं बैठे। तो ऐसे हालात है विकास का। आप लोगों को जानकारी है, मैं पहले 20 साल पहले मिर्जापुर जाता था, सड़क में बहुत खड्डे और बहुत सारा झटका लगता था। 20 साल पहले सिंगल लाइन वाला रोड था, तो इन्होंने डबल लेन बनाया, कहीं 4 लेन बनाया, कभी 4 का 6 लेन बनाया, कभी 8 लेन वाला रोड बनाया। यानी रोड बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया, और वहां लिखा साइकिल लेकर नहीं चला सकते, बैलगाड़ी नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। और यही साधन हमारे पास है। हमारे पास कोनो 4 लाइन तो है, 4 व्हीलर तो है नहीं। इसलिए हमारे लिए ये विकास नहीं है। जो ये नरेंद्र मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों का विकास नहीं है, एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का विकास है। ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के ऊपर रेल लाइन है, और उसमें हमारे लोगों को चलने की इजाजत नहीं है। यह है विकास नरेंद्र मोदी का। देश में रहने वाले गांव के 90% लोग भूखमरी के शिकार, शहरों के 75% लोग भूखमरी के शिकार। और नरेंद्र मोदी कहता है किसी को मरने नहीं दूंगा। हाँ, बराबर है, किसी को मरने नहीं दूंगा, मतलब मरने तक पहुंचाया, मरने नहीं दूंगा बराबर है, वहां तक पहुंचाया, मगर मरने नहीं दूंगा। क्यों नहीं मरने दूंगा? 5 किलो अनाज दूंगा, मरने नहीं दूंगा। 5 किलो महीने भर कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैंने केवल मरने नहीं दूंगा ये कहा, हट्टा कट्टा बनाऊंगा थोड़ी कहा। मरने नहीं दूंगा ये कहा। हट्टा कट्टा बनाएंगे तो साले आंख दिखाकर मोदी वाह को देखेंगे, मोदी वाह तो नहीं, इतना हट्टा कट्टा नहीं बना सकते। तो कितना? 5 किलो दूंगा, ताकि चलकर 5 किलो के नाम पर कमल को ठप्पा मार सके। इतना 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 कर, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक है। पैर में इतनी ही ताकत आनी चाहिए कि वह कमल पर ठप्पा मार सके, इससे ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों का विकास ये हमारे लोगों का सत्यानाश कर रहा है। विकास क्या होना चाहिए?
लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा ठीक है भाई, तुम बोल रहे ये विकास नहीं है, ये देश का विकास है, रहने वाले लोगों का विकास नहीं है। क्या विकास होना चाहिए? देखो सिंपल सिंपल, साधारण से साधारण आदमी को क्या चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी पेट भर। बहुत उम्मीद नहीं है उसकी, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अरे 75 साल हो गए आजादी को। तुम कह रहे थे उस समय गांधी नेहरू कि तुम लोगों को कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे, इसलिए गांधी ने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा निकालकर फेंक दिया कि मैं नहीं पहनूंगा। तो ये अंग्रेजों की वजह से है। अब अंग्रेज जाकर साले 75 साल हो गए, आजादी को 75 साल हो गए, तो लोगों को पेट भर अन्न नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है तन पर ढकने वाला पूरा, पेट भर अन्न नहीं, रोटी कपड़ा मकान झोपड़ी नहीं है हमारे लोगों को। तो कम से कम 75 साल में रोटी कपड़ा और मकान पर्याप्त, इतनी उम्मीद है। बहुत ज्यादा गरीब की उम्मीद नहीं है, इतना भी नहीं किया। एक 3 बातें। दूसरा, शिक्षा। गरीब से गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा चाहिए। आजादी, अरे अंग्रेजों की गुलामी नहीं, मुगलों की गुलामी नहीं, अब तो हमारा राज है, तो इसमें शिक्षा चाहिए। ज्योतिराव फुले कहते थे कुछ मत दो हमें, हमें शिक्षा, शिक्षा। दूसरा, स्वास्थ्य। गरीब से गरीब आदमी, हमारा आदमी, ध्यान रखो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी तुमसे 5 किलो अनाज नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? रोजगार दो, मेहनत करेंगे और अपने मेहनत पसीने की रोटी खाएंगे ताकि सम्मान और स्वाभिमान हमारा बचा रहे। सम्मान से जिएंगे, अपने मेहनत से अपनी रोटी हमारा समाज कमा कर खाना चाहता है, तो उसके लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर आदमी रोजगार करे तो वो स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ आदमी रोजगार कर सकता है, अपने परिवार को पाल सकता है। एक परिवार का आदमी कमाता है तब चूल्हा जलता है गरीब का। एक आदमी कमाता है, अगर वो बीमार हो गया सारा परिवार भूखा सो जाता है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गांव देहात का रहने वाला हूं, गांव में कोई स्वास्थ्य की सुविधा 75 साल में अब तक नहीं है। वो बीमारी से नहीं मरता है, झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरता है, दवा से, यानी बीमारी से नहीं मरता। वो दवा गोली इस तरह के झोला छाप से खाकर मर जाता है। कोई व्यवस्था 75 साल में नहीं की गई। तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल एजुकेशन, मैट्रिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोई एजुकेशन हमारी व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? देश में 3.5% ब्राह्मण है। 100% अगर पढ़ लिए तो कितने पढ़ेंगे ब्राह्मण? 5 करोड़। हमारे 25% पढ़ लिए, हमारे 85% लोगों के यदि 25% पढ़ लिए तो कितने होंगे? 35 करोड़ लोग। 35 करोड़ लोग होंगे हमारे। 25 करोड़ अगर पढ़ेंगे तो 35 करोड़ हो जाएंगे। ब्राह्मणों के 100% पढ़ेंगे तो 5 करोड़ होंगे। हमारे 25% पढ़ेंगे तो 35 करोड़ होंगे। हमारा मुकाबला ब्राह्मण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उपाय निकाला, पढ़ाई ही नहीं होनी चाहिए। 2.5%, 3% बजट से ज्यादा वहां यूनो में लिखवाया कि हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। 2.5% भी नहीं करते।
2.5% भी नहीं करते एजुकेशन पर। तो इसलिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है 75 साल में। कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य तो दूर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। सरकार के आंकड़े, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। तो सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया कि जिस स्कूल में, जिस गांव में स्कूल नहीं है, वहां के बच्चों को रोडवेज के बस में बैठकर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वहां के स्कूल में जाके पढ़ना होता है। तो रोडवेज के बस में कोई टिकट नहीं लगेगा। रोडवेज के बस में बच्चों को टिकट नहीं लगेगा। हमने गांव के बच्चों को पूछा कि आपको रोडवेज के बस वाले फ्री में बैठने देते हैं? तो बच्चों ने कहा हमारे गांव में तो बस ही नहीं आती है। मैंने कहा सरकार ने तो रिजोल्यूशन पास किया कि बस में टिकट नहीं लगेगा। कहा बस आएगी तब टिकट नहीं लगेगा, आएगी नहीं तो टिकट कहां से लगेगा? तो सरकार ने प्रोपेगेंडा करने के लिए कि गरीब बच्चों से हम कोई टिकट नहीं लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि 2 लाख गांवों की शिक्षा की व्यवस्था भी अभी नहीं है। कौन है वहां पढ़ने वाले बच्चे? हमारे बच्चे। 75 साल में देखिए कितनी हालत खराब है। इसलिए जितने देश के प्रधानमंत्री बने, मैं सारे प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, और सारे प्रधानमंत्री ये काम नहीं कर पाए, ये विकास नहीं कर पाए, इसलिए सारे प्रधानमंत्री को मैं नालायक का सर्टिफिकेट देता हूं कि सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। आज तक किसी ने भी प्रधानमंत्री को नालायक का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम गाली नहीं दे रहे, नहीं तो नालायक बोले तो लोग बोलते गाली है। नहीं नहीं, गाली नहीं दे रहे, नालायक यानी लायक नहीं है। हम गाली नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि लायक नहीं है। तो इस तरह से साथियों, ये सारा हमारे लोगों के लिए जो जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो स्वयं रोजगार की व्यवस्था करो। अगर स्वयं रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता दो। मैं अमेरिका गया, मैं इंग्लैंड गया, मैं यूरोप गया, वहां देखो क्या है। जो बेरोजगार होता है वो जिलाधिकारी ऑफिस में जाके लिखवा देता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। तो सरकार, अधिकारी उसको कहते हैं कि अकाउंट नंबर है, हाँ है, लिख दो। वो घर में जाने के पहले ही उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, और सरकार उसको लेटर भेज देती है 6 महीने तक मिलेगा। 6 महीने तक मिलेगा। तुम हमारे ऑफिस से संपर्क में रहो, 6 महीने में तुम्हें रोजगार दे देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 6 महीने में उसको बुलाकर रोजगार दे दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाता है। अरे इतना तो अपेक्षा है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, इतना अपेक्षा है। सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। 35 लाख करोड़, कितना है? 35 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, राज्य सरकार का अलग है। महानगर पालिका, ये बॉम्बे की महानगर पालिका है, जानते हो, महानगर पालिका 40,000 करोड़ का बजट अकेले महानगर पालिका का साल का। महाराष्ट्र के बॉम्बे के एक महानगर पालिका का 40,000 करोड़ रुपए का बजट। तो ऐसा बजट नगर पालिका का होता है, जिला पंचायत का होता है, तालुका पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत का होता है। सभी को टैक्स लगाने का अधिकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कोविड-19 में जब लोग
2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, ऐसा हालत में हमारे लोग भोग रहे थे, तब उद्योगपतियों ने 12 लाख करोड़ रुपया कमाया। कहां से आया? हमारे लोगों को तो बेरोजगार आपने बनाया। 12 लाख करोड़ रुपया कहां से आया? सरकारी संपत्ति को सरकार ने बेचा, जो 5,000 करोड़ की संपत्ति 1,000 करोड़ में बेच दिया और लाखों करोड़ रुपया कमाया। सरकारी संपत्ति को बेच रहे। तो इस तरह से साथियों, ये विकास जो नरेंद्र मोदी कह रहा है, ये विकास केवल चंद घरानों का विकास है। गरीब लोगों का कोई इसमें काम नहीं हो रहा है। कोई भी काम गरीब के विकास का नहीं हो रहा है। ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का विकास है। ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का विकास नहीं है। ये देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं है। इसलिए इन लोगों को बदलना होगा। बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इनको बदलना होगा और 35 लाख करोड़ का बजट रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वयं रोजगार, नहीं तो बेरोजगार भत्ता, इसके लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का भी बजट और देश की संसद का भी बजट इस काम के लिए लगा दो। देखो फिर देश में रहने वाले लोगों का विकास कैसे नहीं होगा। ये बजट लगा दो इधर, सिंपल, इधर डाइवर्ट कर दो, कैसे विकास नहीं होता। अरे 1.5 गुना किसान को मेहनत का, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं, गांव में पूरा परिवार खेती में काम करता है तब फसल निकलती है। केवल किसान अकेले खेती में काम नहीं करता, अरे सारा का सारा परिवार लगता है तब जाके फसल निकलती है। तो सारे के सारे परिवार का मेहनत लगती है तब फसल निकलती है। मैं खुद खेती में हल चलाने का काम किया, मैं जानता हूं। 1.5 गुना देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था। अरे 1.5 गुना नहीं तो कम से कम 1.25 गुना ही दे दो। हमारा 1 रुपया खर्चा हो रहा है तो इसके बदले में 1.25 रुपया दे दे। मगर रुपया खर्चा हो रहा है और किसान को 60%, 70% मिल रहा है। यानी इस वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये सारे आंकड़े हैं मेरे पास। ऐसा महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तहसीलदार ने, एक किसान ने एप्लीकेशन किया कि हमारा इनकम माइनस में है, हमारा इनकम माइनस में है, ये हमारा डाटा है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा इनकम है, हमें माइनस इनकम का सर्टिफिकेट दो। कहा कि ये तो आज तक नहीं बना, कि हम तो डाटा दे रहे भाई हैं? आप बोल रहे ना कि आप बताओ हाँ, ये लो, हमने सब बताया और ये सारे रसीद है, बेचने के इनकम है, हमारे मेहनत को जोड़ा, माइनस का सर्टिफिकेट दो। कहा कि दिया तो नहीं आज, मगर आपके डॉक्यूमेंट तो साले सब ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। उसको माइनस का सर्टिफिकेट तहसीलदार ने दिया। भारत के इतिहास में मैं देख के हैरान हो गया, माइनस का सर्टिफिकेट, माइनस इनकम सर्टिफिकेट, साला हैरान करने वाली बात। देश में ऐसा हो रहा है। इसलिए इस देश में आखिरी बात कहता हूं कि जिन लोगों ने आप लोगों के पिछवाड़े पर लात मारा 75 साल में, अब समय आ गया 2022 में और 2024 में इनके लोगों के पिछवाड़े पर लात मारने। बाबा साहब आंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, आपको वोट का अधिकार दिया, आप लोगों ने माना वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। गलत। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है।
वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार। अरे 100 में 85 हम, और 85% लोगों में 50% लोग, 42.5% अगर एक तरफ हो जाते हैं तो शासक वर्ग बन जाता है। तो वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन आप वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मानने के बजाय वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, ऐसा मानकर केवल वोट डालोगे, बटन दबाओ, रे कुछ नहीं करना है। न हथियार बनाना है, न हथियार उठाना है, न हथियार चलाना है, न गोली चलाना है, कछु नहीं करना है। कछु बराबर है, कछु नहीं करना है, केवल बटन दबाना है। शासक बनने के लिए बटन दबाना है। आज तक देने के लिए आप लोगों ने वोट के अधिकार का उपयोग किया, आप शासक बनने के लिए वोट दो, आप शासक बन जाओगे और फिर रोटी कपड़ा मकान का क्या करने का, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का क्या करने का आपको फैसला करने का अधिकार होगा। जब आप फैसला करोगे तभी ना आपका भविष्य बदलेगा, आपका मुस्तकबिल तो तभी बदलेगा, आपका भविष्य तभी बदलेगा। इसीलिए हमने राजनीति में हस्तक्षेप करने का फैसला किया और 2 फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी और बनने भी नहीं देंगे। इस रणनीति पर काम करेंगे। इस रणनीति को अमल में लाने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेश्राम साहब, हम सबों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं या वो उनका नाम यहाँ पर आ चुका है, मैं उनको दिलवाने के लिए मैं अनिल कुमार अम्बेडकर जी को अनुरोध करता हूँ उनका नाम लिस्ट के साथ अनाउंस करें और वो निधि दिलवाने का काम करें। साथियों, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में 10 रुपये आजादी के तहत वाहन चालक आदरणीय राजू पाल जी ने जो इकट्ठा किया है ऑडियंस से, मैं उनको आमंत्रित करता हूं साहब के हाथों में सुपुर्द करें। राजू पाल, कितना था? आधा डब्बा भर के था, इतना बोलते। दूसरे में आदरणीय रामकेश यादव, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में 5000 रुपया के निधि सुपुर्द कर रहे हैं आदरणीय रामकेश यादव, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी जौनपुर। जो साथी अपना अपना नाम नोट करवाए हैं कृपया मंच के नीचे आ जाए। समय का ध्यान रखें, विलंब नहीं होनी चाहिए, और जो और देना चाहते हैं कृपया नाम अपना दर्ज करा लें। इधर जावे। आगे में साथियों, आदरणीय केपी सोनकर, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, 10,000 रुपया का निधि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में भेंट करेंगे। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय केपी सोनकर, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश।
मान्यवर हीरालाल भारती, कोषाध्यक्ष सफाई कर्मी कर्मचारी संघ जौनपुर के भाभी आयुष्मती सविता देवी जी के द्वारा 1000 रुपया की निधि आदरणीय वामन मेश्राम साहब को सुपुर्द किया जाएगा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में। सविता दिनेश कुमार गौतम 2000 रुपया निधि सुपुर्द करेंगे गाजीपुर से। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा गाजीपुर यूनिट के द्वारा 250 रुपया की निधि भेंट करेंगे, कृपया आप जल्दी आए। पैसा निकाल कर रखें, समय का विलंब नहीं करें। प्रेम हंस रावत 500 रुपया की निधि भेंट करेंगे। उनको हम एक आदमी बुलवा दिए, वो नहीं सब मनईराम 500 रुपया की निधि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में सुपुर्द करेंगे मनईराम जी। आयुष्मती प्रेमलता देवी अरुण कुमार गौतम जी के माता जी हैं, गाजीपुर से 500 रुपया की निधि भेंट करेंगे, जल्दी आए आप। आयुष्मती विद्या भारती प्रदेश अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, आप आए और निधि सुपुर्द करें। रमेश चंद्र गौतम तहसील यूनिट मरियाहू 1000 रुपया की निधि जन आंदोलन निर्माण निधि में भेंट करेंगे। मेनिका भारती राम मिलन मंडल महासचिव वाराणसी, आप आए और 1000 रुपये की निधि भेंट करें। आयुष्मती मेनिका। अलगू राम चंदौली से 200 रुपया की निधि भेंट करें। संतोष कुमार बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपया की निधि भेंट करें। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा यूनिट की तरफ से 1000 रुपया की निधि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में सुपुर्द किया जाए। राष्ट्रीय जागृति जत्था चंदौली टीम की ओर से 500 रुपया की निधि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि में भेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय जागृति जत्था चंदौली। आदरणीय भैरवनाथ जी 500 रुपये की निधि भेंट करेंगे राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला चंदौली। अरविंद कुमार सरोज 1000 रुपये की निधि भेंट कर रहे हैं। अरविंद कुमार सरोज।